हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो 100 टॉपिक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो 100 टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी काफी चांसेस है कि इनसे सवाल आ सकता है। आज जो यूनिट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट। इस यूनिट से जुड़े 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉमर्स और मैनेजमेंट, यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए आज का डिस्कशन रिलेवेंट रहेगा। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 21 या फिर 22 एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज हमारी साइट पे, हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉप 5 टॉपिक्स जिन पे एग्जामिनेशन में हमें सवाल देखने को मिलता है बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के टॉपिक से, वो हमारे पास है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का जो बेसिक पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और मैनेजमेंट की जो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, ये सारी जो थ्योरीज हैं, इन सब के ऊपर सवाल देखने को हमें मिलते हैं। प्लानिंग, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और प्लानिंग जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी सवाल देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ का कंसेप्ट आता है, वो भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ही फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इन सब चीजों पे सवाल पूछे जाते हैं। मोटिवेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन। बहुत से सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। मोटिवेशन से जुड़ी जो थ्योरीज हैं, खासकर मैस्लो, हर्सबर्ग, इन सब से भी काफी सवाल देखने को मिलते हैं। लीडरशिप और उसकी थ्योरीज, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और इससे भी आपको काफी सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए इन टॉपिक्स पे एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पे सबसे पहले हमें मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैनेजमेंट अपने आप में एक डिस्टिंक्ट, अलग प्रोसेस है तो इसके अंदर फर्दर कुछ स्टेप्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। तो कहा गया इसके अंदर हमारे पास प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, एक्चुएटिंग आता है। एक्चुएटिंग का मतलब एक्चुअल में काम करना या किसी से करवाना। कंट्रोलिंग आता है, और ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन और अकम्प्लिश करने के लिए, हमारे जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। और गोल्स को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, ह्यूमन बींग्स का, और साथ ही बाकी रिसोर्सेज का भी। मैनेजमेंट के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उन्हें यहां पे इस एक्रोनिम से, पॉट्स क्रॉप एक्रोनिम से भी डिनोट किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। कहा गया मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। साइंस इसलिए है कि इसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेज करना लोगों को एक कला है। प्रोफेशन इसलिए है कि आजकल मैनेजर्स जो हैं वो अपने आप को प्रोफेशनल्स बुलाते हैं। एमबीए एक प्रोफेशनल डिग्री बन चुकी है, इसकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है हमारे पास अवेलेबल है। रोल ऑफ मैनेजर बाय मिंट्सबर्ग, तो मिंट्सबर्ग ने हमें बताया कि एक मैनेजर जो है वो 3 तरीके के रोल परफॉर्म करता है। एक है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल यानी कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ऐसा कौन से रोल होते हैं आपके पास? फिगर हेड, लीडर और लाइजन, ये इसके अंदर आते हैं। इसके फर्दर आप लगा लो सब हेडिंग्स हैं ये: फिगर हेड, लीडर और लाइजन। इसके बाद है इंफॉर्मेशनल रूल्स। इंफॉर्मेशनल रूल्स यानी कि मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन से जुड़े कुछ रूल निभाता है। इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है, डिससेमिनेट करता है, स्पोक्स पर्सन की तरह भी एक्ट करता है। डिसीजन रूल्स निभाता है, कुछ डिसीजन उसे लेने पड़ते हैं। वो एंटरप्रेन्योर का रोल निभाता है, कोई डिस्टर्बेंस हो गई उसे हैंडल करना है, रिसोर्स की एलोकेशन को देखता है, और नेगोशिएटर का रोल भी निभाता है। फ्योल ने हमें कुछ क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर बताई कि एक मैनेजर में फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशनल, टेक्निकल और एक्सपीरियंस, ये क्वालिटीज, ये खूबियां होनी जरूरी हैं। कार्ट्स, इन्होंने हमें 3 मैनेजरियल स्किल्स बताए: टेक्निकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल। कहा कि टेक्निकल स्किल्स ज्यादा आपको लो लेवल पे चाहिए होंगे,
ह्यूमन स्किल ऑलमोस्ट सभी लेवल पे आपको चाहिए होगा, और कंसेप्चुअल स्किल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज्यादा चाहिए होगा। तो मैनेजमेंट की हम अलग अलग लेयर्स जो है उनकी बात करते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट हमारे पास आती है। तो लोअर लेवल पे टेक्निकल काम ज्यादा और टॉप लेवल पे कंसेप्चुअल काम ज्यादा होगा। तो चलिए एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज का। तो जो हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज है उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास है जी क्लासिकल थ्योरीज, पुरानी पुरानी वाली थ्योरीज। इसके अंदर आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो उन्होंने साइंटिफिकली वर्क को एनालाइज किया और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बाय हेनरी फ्योल। तो इन्होंने बेसिकली जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करी, और इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही फेमस हैं। हमारे पास ये प्रिंसिपल्स हैं: डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे है, सबऑर्डिनेट है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सुपीरियर है, वो उसके ऊपर आता है। रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्किलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डी कॉप्स, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसके अलावा जी हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारी जो है वो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी अप्लाई करती है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ नई थ्योरीज आई, नियो क्लासिकल थ्योरीज। नियो क्लासिकल थ्योरी ने ना ह्यूमन एलिमेंट पे फोकस करना स्टार्ट किया, ह्यूमन रिलेशंस को देखना शुरू किया। और इस अप्रोच जो हमारी ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, इसके फादर माना जाता है एल्टन मायो को, जिन्होंने स्टडी किया था हमारे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक का हॉथॉर्न प्लांट जो है वहां पे अपनी स्टडीज कंडक्ट की 1920s 30s के अंदर, और उसके बेसिस पे उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट का इंपॉर्टेंस हमें समझाया। इसके बाद आती है जी हमारी मॉडर्न नए जमाने की थ्योरीज। इसके अंदर एक आती है आपके सिस्टम अप्रोच। मैनेजमेंट एक सिस्टम की तरह है, इसके अंदर इनपुट होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट निकल कर आएगा। सभी पार्ट्स का प्रॉपर काम करना जरूरी है, नहीं तो आपकी मैनेजमेंट यहां पे फ्लॉप हो जाएगी। कॉन्टिंजेंसी थ्योरी कहती है कि आपकी जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, स्टाइल्स हैं, ये डिपेंड करेगी सिचुएशन टू सिचुएशन। इट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन द सिचुएशन। तो ये है जी हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरीज। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक सवाल है इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन अ मैनेजर। तो फ्योल के अकॉर्डिंग कौन सी मैनेजर की क्वालिटीज होनी चाहिए, ये चीज हमने अभी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि फ्योल ने बात करी है जो मेजर क्वालिटीज की, उसके अंदर हमारे पास आती हैं फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशनल, टेक्निकल और एक्सपीरियंस। इसीलिए हमारे पास आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। तो चलिए बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में डिसाइड कर लेना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो अपना फ्यूचर कोर्स आज ही आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। इसके फीचर्स हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लान बनाने में दिमाग लगता है। प्राइमरी फंक्शन है, प्लान बनाओगे तभी आगे का काम चलेगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूसली प्लान्स बनाते रहने पड़ेंगे। परवेसिव फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको प्लान्स बनाने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की कि यहाँ पे लोगों को अवेयर कराता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्लान बनाएंगे तो हमारे ऑपरेशंस के अंदर इकोनॉमी आएगी, वेस्टेज कम से कम होगी। प्लान बनेंगे तभी आप कंट्रोल लगा पाएंगे, अगर प्लान ही नहीं होगा, स्टैंडर्ड ही नहीं सेट होंगे, फिर कंट्रोल आपका यूजलेस हो जाएगा। प्रोवाइड फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर के हम यहाँ पे आज ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, थोड़ा सा आज ही उसके बारे में तैयार रहने की कोशिश करते हैं। और प्लान्स बनाने से हमारे जो सभी फंक्शंस है उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे प्लान बनाते हैं तो कुछ अजम्पशन लेकर हम बनाते हैं कि फ्यूचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है या ऐसा रहने वाला है, बट एनवायरनमेंट तो आप जानते हैं डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, इसीलिए हो सकता है कि हमारे प्लान्स जैसे हमने बनाए थे वैसे एग्जीक्यूट ना हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। जैसे आपने प्लान तो बनाया बहुत बढ़िया, बट प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो लेबर का सहयोग भी चाहिए, बट आपका जो लेबर यूनियन है वो उसमें सपोर्ट नहीं कर रही। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्लान बनाने से ना ऐसा लगता है कि बस लड़ाई जीत ली। आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लिया तो आपको लगता है बस सब काम हो गया। मेन लड़ाई तो है कि आप क्या करें, आप अपना जो टाइम टेबल है उसे एग्जीक्यूट करें। तो इट गिव्स फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
प्लान बनाने में क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं? सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तय करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को क्लियर करना। फिर आप बनाते हैं कुछ प्रेमाइसिस, कुछ assumptions जो हैं वो आप लेकर चलते हैं। आप assumptions लेकर चलते हैं कि एग्जाम तब होने वाला है और कितना टाइम आपके पास अवेलेबल होने वाला है। तो कुछ assumptions आप लेकर चलते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करते हैं कि मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है, ट्यूशन से पढ़ूं, खुद से पढ़ूं। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं और फिर फाइनली अपना एक ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर जो भी ऑल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट किया उसको एग्जीक्यूट करने पे आपको काम करना तो है। एग्जीक्यूट वाला काम तो बाद में होगा। फिलहाल आप ये देखेंगे कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और कोई प्लान्स बनाने की जरूरत तो नहीं है। आपने कहा जी मैं तो ट्यूशन जाया करूंगा। अब ट्यूशन जाना है आपको आपके घर से 1 घंटा दूर, उसके लिए आपको मोड ऑफ कन्वेंस चाहिए, उसकी प्लानिंग भी आज ही करनी होगी। और इसके अलावा आपको कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने इंप्लॉइज की, और आपकी ट्यूशन के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर आपके घर वालों की, आपके दोस्तों की। और रेगुलर फॉलोअप भी करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट भी करना पड़ेगा कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर भी पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा। अगर बात करें हायरार्की ऑफ प्लान्स की, तो सबसे ऊपर आती है आपकी विजन। तो आपकी विजन हो सकती है कि मुझे एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म बिजनेस सेटअप करना है, और आप इस विजन को अचीव कैसे करने वाले हैं उसकी आप एक जनरल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपका मिशन होगा। आपका मिशन हो सकता है कि मैं लोगों को यूनिक हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स देने वाला हूं, और फिर इस मिशन को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी, गोल वगैरह आप बनाने वाले हैं। जैसे आपका गोल हो सकता है मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस, ये आपका गोल हो सकता है। तो गोल भी बेसिकली एक जनरल स्टेटमेंट ही हमारी रहती है, और इस जनरल स्टेटमेंट को हम स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल टर्म्स में लेकर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कस्टमर वेलफेयर आपको प्रमोट करना है, आपका गोल है, तो आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को कम करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट कमाना है तो आपका मोटिव ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मुझे 10% प्रॉफिट में इंक्रीज चाहिए हर साल, या मेरे को इतना आरओआई चाहिए, 10% आरओआई चाहिए। तो एक आप क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव यहां पे बनाएंगे, और फिर उसे अकम्प्लिश करने का एक एक्शन प्लान भी यहां पे आप तैयार करेंगे कि आपको कॉस्ट कम करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लो कॉस्ट सप्लायर्स जो हैं, सस्ते सप्लायर्स को ढूंढेंगे। ये आपका एक्शन प्लान रहेगा। इसके अलावा आप बनाते हैं अपनी पॉलिसीज को। पॉलिसीज बेसिकली हमारे पास वो लिमिट्स होती हैं जिसके अंदर हमें अपना डिसीजन लेना होता है। रिटर्न हो सकती हैं, वर्बल भी हो सकती हैं। तो पॉलिसीज काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जा सकती हैं। जैसे प्रमोशन को लेकर पॉलिसी बनाई जा सकती है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर आपको बताते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है। तो काफी सारी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली हैं। अगर एक इंडिविजुअल को प्रमोट ही करना है तो उसमें भी अलग अलग एक्टिविटीज आपकी रहने वाली हैं। कैसे एक इंडिविजुअल को प्रमोट करने का प्रोसीजर रहेगा, तरीका रहेगा, वो हमारा प्रोसीजर बताएगा। और इसके बाद हमारा होगा मेथड। जैसे आपका प्रोसीजर जो है बात करता है कि हम पहले सीनियोरिटी देखेंगे, फिर कैपेबिलिटी देखेंगे। तो हमें सीनियोरिटी देखनी है, तो सीनियोरिटी देखने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो किस तरीके से हमें अपनी सीनियोरिटी देखनी है, क्या मेथड रहने वाला है। और इसके अलावा हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बनाए होते हैं कि इस एरिया के अंदर स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, तो प्रॉपर रूल्स बने होते हैं। तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी प्लान्स। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एमबीओ का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये कंसेप्ट जुड़ा है पीटर ड्रकर से, जिन्होंने इसकी बात अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में करी थी। और ये कंसेप्ट हमें बताता है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंशियल रहता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल, आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं प्लानिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, आपको उनकी करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे पहचाननी है। इन स्टेप्स को आपको अरेंज करके बताना है। तो आप इन्हें अरेंज कीजिए और बताइए क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के क्या क्या ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, उन ऑल्टरनेटिव तरीकों को डिटरमाइन करके फिर आप उन्हें इवेल्युएट करेंगे, और फिर जो उनमें से बेस्ट होगा उसे आप चूज कर लेंगे। और फाइनली आपकी जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है जो आप परफॉर्म करने वाले हैं वो आप एस्टेब्लिश कर लेंगे, वो आपकी तैयार हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहां पे बनना चाहिए वो बनना चाहिए जी ऑप्शन नंबर डी का। एक और सवाल, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं प्लानिंग से जुड़ी हुई और आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑपरेटिंग पर्सनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ बजट। A program indicates the principal operations to be carried out to accomplish a work.
स्टेटमेंट 3 है अंडर एमबीओ टेक्निक मैनेजर शुड बी प्रोवाइडेड विद अ फ्री हैंड टू लेट डाउन दी ऑब्जेक्टिव्स। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है कि आप बजट बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग पर्सनल को भी कंसीडर करके चलें। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे गलत है कि मैनेजर को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। और केवल आपकी सेकेंड स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही होने वाली है और इसीलिए आपका जो आंसर है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी का। तो चलिए आइए बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या काम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाला है। जो मिलते जुलते काम है उनको आपस में आप ग्रुप करें और फिर डिफाइन करें कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करने वाला है, किस पोजीशन वाला पर्सन कौन सा काम करने वाला है, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले हैं। तो बेसिकली आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं ये रफ सा बना रहा हूं। तो ऐसा बेसिकली एक स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहां पे तैयार हो रहा है। तो स्टेप्स क्या है, आप काम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाएंगे, ड्यूटी सेट करेंगे, कौन से पोजीशन वाले को कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और किसको उस पर्सन को आगे रिपोर्ट करना है, मतलब कौन सा बॉस हमारा रहने वाला है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट तो हमारे पास है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही आसान है। ये लाइन बन गई, एक दूसरे को रिपोर्टिंग, यहाँ पे सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की रिपोर्टिंग चल रही है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इन लाइन जो आपके पर्संस हैं तो उनके साथ कुछ स्टाफ स्पेशलिस्ट आप अटैच कर देते हैं उनकी असिस्टेंस के लिए। इसके बाद है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, आप फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेन फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन एक फंक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका R&D है। तो इनके बेसिस पे आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसके बाद है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिविजन्स में बांटते हैं एज पर द मेजर प्रोडक्ट्स जो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे आप 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग डिवीजन आप बना देते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में से स्पेशलिस्ट को पिक करते हैं, स्पेशलिस्ट को ड्रॉ करते हैं आप प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो हमारे पास हमने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बना दिए, बस वही नॉर्मली काम चल रहा है। बट अगर कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में हम अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में से उठाकर स्पेशलिस्ट को डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमने बेसिकली अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया। अब यहां पे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी काम करेंगे, फंक्शनल मैनेजर्स भी काम करेंगे और एक पर्सन को दोनों से ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पे रह सकती है। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा और ज्यादा कंक्रीट शेप दे दी यहां पे। इसके बाद है हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बने हैं वो फॉर्मल है। इसके अलावा जो दोस्ती यारी प्यार व्यार है वो सारा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ, बट वैसे ही ये ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। तो आइए बात करते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की। तो अथॉरिटी तो बहुत ही सिंपल है, अथॉरिटी किसी के पास है तो उसके पास पावर है कि सामने वाले को ऑर्डर दे सकता है, उससे अपना काम करवा सकता है। तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, आप नीचे वाले को अपना ऑर्डर देने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अब जो नीचे आपके पर्सन है, जो एक बॉस का सबऑर्डिनेट है, बॉस के नीचे जो एम्प्लॉय है, अब यहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसे क्या करना है, कोई काम परफॉर्म करना है। बॉस ने उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेवारी दी है, तो वो काम उसे करना पड़ेगा। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो कुछ अथॉरिटी भी उसे देनी पड़ती है, और ये कंसेप्ट हमारा होता है डेलीगेशन का, कि आप अपने नीचे वाले पर्सन को कुछ अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट यहां पे कर रहे हैं। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। अगर काम सही से नहीं हुआ तो आपकी जवाबदेही है आपके सुपीरियर के प्रति, तो आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी और आपने काम नहीं किया, तो इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आपको वो काम करना था और उसके लिए आपको फॉर्मली रिपोर्ट करना होगा अपने सुपीरियर को। और डेलीगेशन तो आपको भी ऑलरेडी हमने बताया कि आप अपनी जो पावर्स हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं ताकि आप इफेक्टिव रिजल्ट्स को अटेन कर सकें। सारा काम एक पर्सन नहीं कर सकता, इसीलिए नीचे डेलीगेशन करनी पड़ती है अथॉरिटी की पावर की। अब है जी बैरियर्स टू डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में क्या बैरियर्स आ जाते हैं, एक पर्सन को पावर डेलीगेट करने में क्या दिक्कत हो सकती है, उसे लगता है कि भाई अगर मैंने डेलीगेट कर दी तो मेरी पावर लॉस हो जाएगी।
अगर वो पर्सन ठीक से लोगों को डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्शन नहीं दे सकता, तो फिर एक दिक्कत आ जाएगी। कई बार कुछ पर्सनल एटीट्यूड भी होते हैं, पर्सनली कोई पर्सन हमें नहीं अच्छा लगता, हमारी अपनी ईगो है, हम दूसरे वाले को पावर नहीं देना चाहते, तो दे ऑल्सो बिकम बैरियर्स। अब एक कंसेप्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी जो पावर है वो टॉप मैनेजमेंट ने अपने पास रखी हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पावर है, अथॉरिटी है, वो अलग अलग लेवल्स में बांट दी गई है। तो आपको दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिल सकते हैं, जहां पे छोटी छोटी चीज के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़े, और एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है जहां पे बड़े बड़े काम भी नीचे वाले लोग खुद ही कर लेते हैं, और आपको इनका बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक पर्सन कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो कौन से फैक्टर्स हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट करने वाले हैं? तो हमारे मैनेजर की क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज, काम का नेचर, कैसा काम है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज्यादा लोगों को आप मैनेज कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्लैरिटी ऑफ प्लान्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर क्लैरिटी है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, टाइम अवेलेबल फॉर सबऑर्डिनेट्स, टाइम है तो ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकते हो। तो ये आपके फैक्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया reinforces unity of command, is inexpensive, easy to explain to the employees, gives to some employees more than one boss। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉइज के पास एक से ज्यादा बॉस अराइज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक आपके फंक्शनल हेड होते हैं और एक आपके प्रोजेक्ट हेड होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो इसीलिए यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। इनएक्सपेंसिव भी नहीं होगा, दो दो हेड्स हैं, दोनों को आप रख रहे हैं तो खर्चा ज्यादा ही होगा, एम्प्लॉइज को एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दे रखी है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एट द अपर लेवल इज जनरली नैरो व्हाइल एट द लोअर लेवल इज वाइड। यानी कि अपर लेवल पे आप जनरली कुछ लोगों को ही मैनेज करेंगे, बट लोअर लेवल पे आप बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे होंगे। ये असर्शन दे रखी है जो कि बिल्कुल सही है, और कहा गया रीजन, टास्क एलोकेटेड टू सबऑर्डिनेट्स एट द लोअर लेवल आर मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। तो लोअर लेवल पे हर एक को पता है कि उसे क्या काम करना है, उसका काम स्पेसिफिक है, पूरा प्रिसाइज है, क्लियरली लेड डाउन है, तो आप ज्यादा लोगों को आसानी से मॉनिटर कर सकते हो। बट अपर लेवल की अगर हम बात करें तो लोगों का काम जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, थिंकिंग का बहुत सारा काम होता है, कंसेप्चुअल लेवल ऑफ नॉलेज इस्तेमाल होती है, और इसीलिए यहां पे आपकी जो सुपरविजन है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और इसीलिए हमारा अपर लेवल पे जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो नैरो रहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो चलिए आइए बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन का मतलब है कि हम अपने इंप्लॉइज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लें। मोटिवेशन के फीचर्स हमारे पास क्या हैं? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, लोगों की साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, इनर साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। इसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपका मोटिवेशन, आपको कॉन्टिन्यूअसली लोगों को मोटिवेट करना होता है। एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, आसान नहीं होता मोटिवेट करना। पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आपका हो सकता है, कि दोनों तरीके का मोटिवेशन आपको देखने को मिल सकता है। कई बार आप लोगों को रिवॉर्ड देके मोटिवेट करते हैं और कई बार डंडा दिखा के भी मोटिवेट करते हैं। अगर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड होने वाली है, और उस नीड की वजह से आपको टेंशन होगी, और वो टेंशन आपको ड्राइव करेगी कि आपको उस नीड को फुलफिल करना है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आप रेलेवेंट बिहेवियर जो है परफॉर्म करेंगे, नीड को फुलफिल करके आपकी टेंशन को आप कम करेंगे। तो ये आपका बेसिकली एग्जाम की टेंशन की तरह ही है, आपकी एग्जाम की जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना गोल अचीव करना है, तो वो आपको टेंशन दे रही है, और आप एग्जाम की तैयारी करके उस अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन जो है हमारे एम्प्लॉइज के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदल सकती है, उनकी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा सकती है, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करेगी, एक अच्छा वर्क क्लाइमेट बना देगी, और अगर कोई चेंज लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी लेकर आ सकते हैं, और हमारे एम्प्लॉय टर्नओवर को, लेबर टर्नओवर को हम कम कर सकते हैं। मोटिवेशन की थ्योरीज को दो में बांटा जा सकता है,
एक हमारे पास है कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज फोकस करती हैं व्हाट मोटिवेट्स पीपल, कौन सी चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं। और प्रोसेस थ्योरीज बात करती हैं कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो कंटेंट थ्योरीज में हमारे पास ये थ्योरीज आती हैं, जैसे आपकी मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स है। तो बेसिकली आपको एक हायरार्की देती है कि सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हमें मोटिवेट करती हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका रोटी और कपड़ा, फूड और क्लोथिंग आ जाता है। सबसे पहले हमें ये चाहिए। फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर हमारे पास आता है हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को पर्सनली, अपनी फैमिली को भी सिक्योर रख सके। इसके बाद आती है सोशल नीड्स, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप वाली रिक्वायरमेंट। इसके बाद आती है आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स, कि आपकी सोसाइटी में एक प्रेस्टीज हो, एक अच्छी इमेज हो। और फिर आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड, की जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एकदम से परफेक्ट हो जाएं, उसमें एकदम टॉप लेवल पे आप पहुंच जाएं। इसके बाद है एल्डर फेरर ईआरजी थ्योरी। तो यहां पे ये तीन एलिमेंट्स की बात करती है। एग्जिस्टेंस यानी कि सबसे पहले लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस नीड्स पूरी करनी है, जो कि जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो बेसिक आपकी जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की। इसके बाद है रिलेटेडनेस का मतलब है कि रिलेशनशिप्स हमारे, ये भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, फ्रेंडशिप, सोशल रिलेशनशिप्स। और इसके बाद जी से हमारा है ग्रोथ, कि ग्रोथ भी लोगों को मोटिवेट करती है। सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, एडवांसमेंट जो है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद है जी हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्सबर्ग ने दो फैक्टर्स का जिक्र किया, एक हमारे पास है मोटिवेटर्स और एक हमारे पास है हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेटर्स हमारे पास कौन से हैं? मोटिवेटर्स ये हैं कि अगर आपके ये प्रेजेंट होंगे तो लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने वाली है। अगर ये नहीं होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो मोटिवेटर्स में आपके पास अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ, ये सारे आ जाएंगे। और हाइजीन फैक्टर्स आपके पास ये हैं जो कि आपकी सेटिस्फेक्शन को प्रमोट नहीं करते, बट आपकी डिससेटिस्फेक्शन को कम करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, आपकी पॉलिसीज, रूल्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, बेसिक चीजें आपकी आ जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स की। तो मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स आपकी कहती है कि तीन ह्यूमन मोटिवेटर्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? पहला है नीड फॉर पावर, कि लोगों को पावर चाहिए और ये इनको मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए। एफिलिएशन, लोगों को ग्रुप का पार्ट बनना है, ग्रुप के साथ एफिलिएट होना है। और नीड फॉर अचीवमेंट, लोगों को अचीव करना है, अपने गोल्स पूरे करने हैं, और ये भी लोगों को मोटिवेट करता है। अब यहां पे हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे थ्योरी एक्स हमारे पास आती है। ये आपको कहती है कि एम्प्लॉइज तो इनहेरेंटली लेजी हैं, उनको आपको खुद डंडा दिखा के मोटिवेट करना पड़ेगा। थ्योरी वाई आपको कहती है कि एम्प्लॉइज आपके एम्बिशियस है, सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से मोटिवेटेड है और खुद से अच्छा काम करना चाहते हैं। तो ये थ्योरीज डगलस मैकग्रेगर ने आपको दी थी, तो ये भी मोटिवेशन से आपकी जुड़ी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे एक थ्योरी जेड भी है, जो कि विलियम आउची ने हमें प्रोवाइड की है। तो इन्होंने बेसिकली अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस और जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर अपनी जो थ्योरी है यहाँ पे प्रोवाइड करी है। इसके बाद हमारे पास आती है कुछ प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये आपको कहती है लोग मोटिवेटेड तब रहते हैं अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जो एफर्ट डाला उसके बदले उन्हें इक्विटेबल रिवॉर्ड जो है यहाँ पे मिल गया। अगर उन्हें लगता है कि मैंने भी उतनी मेहनत करी, सामने वाले ने भी उतनी मेहनत करी, उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिल गया, मुझे कम मिला, तो फिर लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को वो कम फ्यूचर में कर लेंगे। इसके बाद है जी व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल एक मोटिवेशन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। कहता है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू रिवॉर्ड। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आप पहले ये देखते हैं कि क्या मैं मेहनत कर सकता हूं। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब है मेहनत करूंगा तो क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। और रिवॉर्ड का मतलब है कि क्या जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो आपके लिए कोई अहमियत रखता है या नहीं रखता। तो ये चीजें हमारे मोटिवेशन को डिनोट करती हैं। इसके बाद हमारे पास एक पॉटर लॉलर मॉडल है, जो कि बेसिकली व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता है और हमारे सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस के बीच का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है उसको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश ये करता है। इसके बाद आपकी है री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये आपको कहती है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है इट इज फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हमारी री इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसा बिहेवियर होने वाला है। री इन्फोर्समेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है और एक्सटेंशन भी हो सकती है। इसके बाद है जी गोल सेटिंग थ्योरी। तो गोल सेटिंग थ्योरी आपको कहती है कि स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल्स आप सेट करें और इन गोल्स के प्रति हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो कमिटेड हो या ना हो, ये बेसिकली हमारी मोटिवेशन को
जो है डिटरमाइन करेगा। अगर गोल्स चैलेंजिंग होंगे, एम्प्लॉइज कमिटेड होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो फिर मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, while establishing relation between Maslow's and Herzberg's theory, which needs of hierarchy theory will fall under the hygiene factor? तो पूछ रहे हैं कि जो हायरार्की थ्योरी है जो हमें मैस्लो ने दी है, उनकी कौन सी नीड्स हाइजीन फैक्टर्स जो हर्जबर्ग ने बताए हैं उनके अंदर आ जाएंगे। तो आपको इनमें से चूज करके बताना है। बेसिकली आपको यहाँ पे मैस्लो और हर्जबर्ग थ्योरी का कंपैरेटिव रिव्यू जो है वो लेना होगा। तो मैस्लो और हर्जबर्ग का अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो मेनली हमारे फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स और कुछ सोशल नीड्स से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम यहां पे आंसर मैच करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर बनेगा। जो हमारे मोटिवेटर्स हैं वो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड से जुड़े हुए यहां पे दिखते हैं। चलिए अगला सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको मोटिवेशन थ्योरीज और थ्योरिस्ट दे रखे हैं, आपको करनी है इनकी मैचिंग। टू फैक्टर थ्योरी आसानी से आप मैच कर सकते हैं, ये आपकी हर्जबर्ग से जुड़ी हुई है, तो ए तो आपका यहाँ पे 2 ही होगा और इसी से आपका आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर ए आप बता देंगे। फिर भी बाकी थ्योरीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। ईआरजी थ्योरी आपकी क्लेटन एल्डर फेरर, और थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई आपके मैकग्रेगर से जुड़ी हुई हैं, और नीड थ्योरी जो है वो आपके मैक्लेलैंड से जुड़ी हुई है। तो चलिए बात करते हैं लीडरशिप की। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना, उनसे जो बात आप कहना चाहते हैं, उनको जिस पाथ पे आप चलाना चाहते हैं उन पे चलाना, उनको गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, उनको लीडरशिप देना। फीचर्स लीडरशिप के ये हैं कि लीडर तभी है जब आपके फॉलोअर्स हैं, बिना फॉलोअर्स के कोई लीडर नहीं होता। इंटरपर्सनल प्रोसेस है, मतलब यहां पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, लीडर और फॉलोअर का इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी होगी, तभी हमारे फॉलोअर लीडर को फॉलो करने वाले हैं। एक ग्रुप प्रोसेस है, एक पर्सन का काम नहीं है। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड स्टिमुलेशन है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लोगों को कंटिन्यूसली गाइडेंस देनी है, कंटिन्यूसली उनको डायरेक्शन आपको देनी है। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक लीडर अपने फॉलोअर से काम करा सकता है, एक्शन इनिशिएट कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ सकता है, कोई चेंज लेकर आना है तो वो लेकर आ सकता है, और कोऑर्डिनेशन जो है वो बना सकता है पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर। तो लीडर के जो है वो फॉलोअर्स के पर्सनल गोल्स को भी अचीव कराएगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको भी अचीव करवाएगा, और जो चेंज वगैरह है उनको लेने में आसानी होगी। अगर स्टाइल्स की बात करें, लीडरशिप स्टाइल्स, तो उसके अंदर हमारे पास 3 मेजर स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर मतलब है कि आपका जो लीडर है वही अपनी पॉलिसी सारी डिटरमाइन करने वाला है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, इंप्लॉइज हैं, उनको उन्हें मानना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक के अंदर आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो ग्रुप है, वो डिसाइड करता है पॉलिसी, और लीडर जो है केवल यहाँ पे उनको डायरेक्शन देने को, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो मेन रोल यहाँ पे लोग प्ले कर रहे हैं, आपके ग्रुप प्ले कर रहे हैं। लेजस फेरे के अंदर आपके ग्रुप को ही कंप्लीट फ्रीडम दे दिया, तो लीडर के पास कोई पावर नहीं है, ग्रुप को ही फ्रीडम आपने सारा दे दिया, जैसे वो काम करना चाहते हैं वैसे वो कर रहे हैं। और यहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है लीडरशिप कॉन्टिन्यूम का, which has been given by रॉबर्ट टेनेनबॉम एंड वॉरेन एच स्मिथ। तो ये आपके मैनेजमेंट सेंटर लीडरशिप से सबऑर्डिनेट सेंटर लीडरशिप का एक यहाँ पे कॉन्टिन्यूम प्रोवाइड करते हैं। एक तरफ आपकी मैनेजमेंट सेंटर लीडरशिप है, एक तरफ आपकी सबऑर्डिनेट सेंटर लीडरशिप है, और उसके बीच में अलग अलग स्टाइल्स हैं जो कि आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की। तो सबसे पहले तो है ग्रेट मैन थ्योरी, जो कि आपकी कहती है ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न, दे कैन नॉट बी मेड। इसके बाद आती है आपकी ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी कहती है कि कुछ खूबियां लीडर्स में अगर प्रेजेंट होंगी तो वो अच्छे लीडर बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आती है बिहेवियरल थ्योरीज, जो कि फोकस करती है लीडर्स के बिहेवियर के ऊपर एज अपोज टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनका फोकस किस पे रहता है? इनका फोकस रहता है लीडर्स के बिहेवियर के ऊपर, कि जो लीडर है उनका बिहेवियर उन्हें अच्छा या बुरा लीडर बनाता है। तो बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर हमारे पास आती हैं आयोवा एंड मिशिगन स्टडीज, जो कि कर्ट लुईन से जुड़ी हुई है, जहां पे उन्होंने 3 लीडरशिप स्टाइल्स की बात करी है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर फेयर, जो पहले आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा है जी लिकट्स 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात करी है, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बिनोवलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। और उन्होंने कहा है कि जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल है ना, वो सबसे आपका बेस्ट है। जो आपकी मिशिगन स्टडीज हैं
उन्होंने भी कंफर्म किया कि इंप्लॉई सेंटर्ड अप्रोच, आपकी पार्टिसिपेटिव अप्रोच जिसमें आप इंप्लॉइज पे फोकस दे रहे हैं, उनकी बात भी पूरी पूरी सुनते हैं, तो ऐसी अप्रोच आपकी बेहतर है एज कंपेयर टू द जॉब सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच। और ऐसे ही ओहियो स्टेट स्टडीज जो हमारी हैं, उन्होंने भी 2 डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बिहेवियर की बात करी। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली आपका जॉब सेंटर्ड लीडर बिहेवियर है, और कंसीडरेशन ये बेसिकली आपका कंसीडरेशन है टुवर्ड्स दी एम्प्लॉइज। तो इन्होंने भी यही कहा कि आपका जो एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर है वो ज्यादा बेहतर है। और इसके बाद हमारे पास आया मैनेजरियल ग्रिड लीडरशिप बाय ब्लेक एंड मॉर्टन। तो इन्होंने भी हमें बताया कि हमारे पास जो है ग्रिड हम बना सकते हैं, एक ऐसी ग्रिड हम यहाँ पे बना सकते हैं और उसके अंदर अलग अलग लीडरशिप स्टाइल जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स की बात करी। इट वुड डिपेंड ऑन कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप कंसर्न फॉर पीपल लेते हैं, यहाँ पे आप अपना कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लेते हैं। तो अगर तो आपका दोनों के प्रति कम कंसर्न है, दिस इज इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट। अगर आपका प्रोडक्शन के प्रति ज्यादा कंसर्न है तो ये आपकी है ऑटोक्रेटिक। अगर आपका लोगों के प्रति ज्यादा, इट इज कंट्री क्लब। अगर आपका दोनों के प्रति 50-50 है, इट इज मिडल ऑफ द रोड। दोनों के प्रति पूरा पूरा कंसर्न है 9:9, ये आपकी सबसे बेस्ट है, तो ये आपका है टीम मैनेजमेंट अप्रोच। ये आपकी मोस्ट डिजायरेबल यहां पे मानी गई है। यहां पे हमारे पास सवाल है, इन द मैनेजरियल ग्रिड द मैनेजर्स हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट आर कंसर्न्ड ओनली फॉर पीपल आर नोन एज व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर्स। तो ऐसे जो मैनेजर्स जिनका कंसर्न प्रोडक्शन पे नहीं है, केवल पीपल पे कंसर्न है, उनको कौन सी कैटेगरी में यहां पे डाला जाता है? दिस इज एज पर मैनेजरियल ग्रिड जो कि हमें ब्लेक और मॉर्टन ने दी है। और ये मैनेजरियल ग्रिड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसर्न फॉर पीपल आपका सबसे हाई है और प्रोडक्शन आपका सबसे लो है। इसे कंट्री क्लब 1:9 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये था जी आज का डिस्कशन। यहां पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं देना, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ऐसे सेशंस के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री नोट्स अगर आप चाहते हैं, फ्री स्नैपशॉट नोट्स अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारी जो ऐप है एवर स्टडी क्लासेस की, वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।